एक्चुअली मैं आप मेरी बात तो सुनिए। अंदर आ जाओ। रोहित अंकल प्लीज मेरी मदद कीजिए, बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ मैं। अरे इतना परेशान क्यों हो? मैंने जानबूझकर दरवाजा बंद नहीं किया, वो तो तेज आवाज से बंद हो गया। Anyway, आज सुबह से मैं आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ना आप घर पर थे ना ही ऑफिस में। क्यों, क्या हुआ? सब कुछ खत्म हो गया रोहित अंकल, एकदम से सब कुछ खत्म हो गया रोहित अंकल। लेकिन हुआ क्या? कल रात जब तारा मॉरिशस से वापस आई तो पापा ने उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया। Oh God, क्या कहा उसने? बाबा के बारे में तो जानती है ना, लेकिन मुझे इस बात का कोई एतराज नहीं है, क्योंकि अगर तारा ने ऐसा किया होगा तो किसी वजह से किया होगा, किसी कारण से किया होगा, लेकिन पापा उसके किसी भी रीजन को सुनने को राजी नहीं है। अभी कहाँ हैं वो लोग? पापा तो घर पर ही हैं, लेकिन तारा घर छोड़ के जा चुकी है। क्या? हाँ, जो कुछ भी तारा ने पापा को बताया उन्हें बहुत बुरा लगा और उन्होंने कहा कि अब तारा और मेरे बीच कोई रिश्ता नहीं। अरे लेकिन उस बेवकूफ को घर छोड़कर जाने की क्या जरूरत थी? पापा कहने लगे कि वो घर छोड़ के चले जाएंगे, तो उनको रोककर वो चली गई। लेकिन रोहित अंकल अब क्या होगा? मैं दोनों के बगैर नहीं रह सकती हूँ, लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता, अच्छा चल रहा होता, कि अचानक कुछ न कुछ हो जाता है। हम लोग क्या चैन से नहीं रह सकते? क्यों होता है ऐसा? प्लीज देवयानी, रो मत, सब ठीक हो जाएगा। हमारे खानदान के साथ ही ऐसा होता है, किसी और के साथ कभी नहीं होता। क्योंकि देवयानी तुम्हारा खानदान आम खानदान की तरह नहीं है। इसके अतीत के ढेर सारे राज और कई सारे किस्से अलमारियों और बक्सों में ठूस ठूस कर दबाए हुए हैं, और जब भी कोई बक्सा खुला जाता है कोई ना कोई राज बाहर आ जाता है और फिर पूरे हालात का रुख बदल देता है। ऐसा नहीं हो सकता कि सारे राज एक साथ ही बाहर निकाल लिए जाएं और बातें साफ हो जाएं? हो तो सकता है बेटा, लेकिन इसे मैं और तुम नहीं कर सकते। इसे तो वही कर सकते हैं जिनके ये राज है। लेकिन इस वाक्य से एक बात मेरी समझ में आ गई है। क्या? यही कि दीपक और तारा राज खोलकर साफ साफ बात करने से डरते हैं, और ये उनकी आदत हो गई है कि हालात के साथ जिए चले जाते हैं, और जब भी कोई मुसीबत आती है उसमें और भी फंस जाते हैं। तो फिर आप ही बताइए रोहित अंकल कि मैं क्या करूं, किस तरह इन लोगों की मदद करूं, क्योंकि ये लोग ये नहीं जानते कि खुद की जिंदगी को तो बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं, साथ में मेरी भी घसीट रहे हैं। तुम जाकर तारा से बात क्यों नहीं करती हो? नहीं, आप कीजिए ना। नहीं, मैं उससे मिलने नहीं जाऊंगा। अगर मैं गया तो मेरा झगड़ा हो जाएगा। क्यों? देखो देखो देवयानी, इस दिन के लिए मैंने तारा को पहले से ही आगाह किया था, बल्कि मैं तो अपने आप को कोस रहा हूं कि जबकि मुझे अंजाम का पता था तो मैंने दीपक को पहले क्यों नहीं बता दी सच्चाई। शायद आपने ये सोचा हो कि उन्हें कभी मालूम नहीं चलेगा। हाँ देवयानी, यही तो मेरी बेवकूफी थी। मैं समझ नहीं पाया कि सच्चाई को दबाया तो जा सकता है, लेकिन उसे मिटाया नहीं जा सकता है। देवयानी, सच्चाई अपने पीछे कोई ना कोई ऐसा निशान जरूर छोड़ जाती है कि जिसके सहारे आप उस तक पहुंच पाते हैं। और यही हुआ है। आरजू तारा को खत लिखती रही बाबा को लेकर, और वही खत सारे दीपक को मिल गए। सच रोहित अंकल, इस तूफान से हमारा बहुत कुछ बिखर गया, लेकिन जो छोटी छोटी सी कुछ चीजें बची हैं, कम से कम हम उन्हें तो समेट सकते हैं ना। मैं खुद ही तारा से जाके बात करूंगी। जाओ। और बोलो। रोहित अंकल, पिछले दिनों मैंने आपसे बहुत बदतमीजी की, आपने मुझे माफ कर दिया ना? बेवकूफ, इस सब की जरूरत है क्या? दरअसल तुम्हारे अंदर एक गुबार था, तुमने उसे निकाल दिया। इसमें गलत क्या है? सच बात तो यह है कि हमारी जिंदगी में एक तूफान आया था और हमने डटकर उसका मुकाबला किया, इसलिए वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। I love you, रोहित अंकल। I really love you. I love you too, my child. देखो, अब तुम्हारी परीक्षा की घड़ी है। जाओ, जाकर तारा को घर वापस ले आओ। All the best, my child. कितनी प्यारी छोटी सी बच्ची हो तुम। दुनिया को तुम पर जरा सा भी रहम नहीं आया। इतनी सी छोटी उम्र में तुमने सब कुछ देख लिया।
खुश रहो मेरे बच्चे। ऑल द बेस्ट। पृथ्वी अच्छा लड़का है ना? हाँ, तुझे पसंद है? हाँ, वो पसंद। मेरी मम्मी होती थी, उसका नाम अनीता सेठ होता था। ये तारा मेरी मम्मी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। तारा? तुम्हें मालूम है तुमने क्या किया है? अशोक सहगल इकलौता है विटनेस है उस मर्डर का। जूझना पड़ेगा तारा, जूझना पड़ेगा तुम्हें, लड़ना पड़ेगा देवयानी की नफरत से और जीतना पड़ेगा उसका दिल, उसका प्यार। आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा। अल्लाह अल्लाह। मैं इस बच्चे के बारे में कह रहा हूं। दरअसल वो तुम्हें ऐसे गिरवा देना चाहिए इससे पहले कि किसी को पता चले, खासतौर से दीपक को। तारा जवाब दो, बाबा किसका बेटा है? तुम्हारा ना? वही है ना जिसको तुमने मॉरिशस में जन्म दिया था जब मैं जेल में था? दीपक। बाबा तो हम दोनों के रिश्ते की एक सच्चाई है, लेकिन जो इतने बरसों में हमारे बीच एक दीवार बन के खड़ी हो गई, और अब इस दीवार की वजह से हम दोनों को अलग रहना पड़ेगा। पता नहीं किस मुकाम पे आके अटक जाती हूँ हर बार। पलट कर पीछे देखती हूँ तो जिंदगी का चोटने लगती है, और आगे का ख्याल आता है तो डर लगता है। ऐसे तूफानी समंदर जैसी जिंदगी जाने क्यों मेरी ही किस्मत में थी, जिसके थपेड़े कभी थमते ही नहीं। तारा, यहाँ कैसे आई तुम? अपनों को ढूंढ निकालना मुश्किल नहीं होता अगर दिल में मिलने की चाहत हो। सचमुच तुम्हारी इतनी याद आई कि मिलने भी नहीं आ सकती थी, है ना? ऐसी बात नहीं है बेटा, मेरी मजबूरी है। ऐसे भी क्या मजबूरी तारा? तुम जानती हो मैं अब कभी लौटकर उस घर में नहीं जाऊंगी, फैसला कर चुकी हूँ। लेकिन मैं भी आपसे दूर नहीं रह सकती। तुम्हें आदत डालनी होगी देवयानी। क्यों डालूं मैं आदत? मेरी तो कोई मजबूरी नहीं है ना, मैं तो आ सकती हूँ। बिल्कुल आ सकती हो। तो ठीक है, मैं आ गई हूँ यहाँ। अब मैं लौट कर नहीं जाऊंगी। मतलब यही कि पापा का घर छोड़ दिया मैंने और मैं यहीं रहूंगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकती तुम। क्यों नहीं कर सकती मैं? मुझे नहीं रहना पापा के साथ। ऐसा मत कहो। क्या हुआ क्या है? अच्छा, आपके साथ इतना सब कुछ हुआ और आप मुझसे पूछते हैं कि क्या हुआ है? उस सब को भूल जाओ प्लीज। आप भुला सकती हैं, बोलिए। कोशिश कर रही हूँ। किसे भुलाने की कोशिश कर रही हैं? उस वाकये को या अपने प्यार को? मेरा प्यार तो हमेशा मेरे साथ है देवयानी। आपने हमेशा दीपक सेठ से प्यार किया है, लेकिन वो आपके साथ नहीं है। जिस दीपक से मैंने प्यार किया था वो मेरे दिल में है, इस घर में, और हमेशा मेरे साथ रहेंगे। उस दीपक को मुझसे शिकायत नहीं है, वो मुझसे झगड़ते नहीं है, उन्हें मुझ पे शक नहीं है। वो तो बस मुझसे प्यार करते हैं, मेरी हर बात मानते हैं। वो तो जिंदगी भर मेरे साथ रहेंगे, मरते दम तक। और वो जो घर में, वो दीपक नहीं है, वो उनकी छाया है, भरम है उनका। जिस्म दीपक का है लेकिन रूह बदल चुकी है। भला मैं कैसे प्यार कर सकती हूँ उन्हें? तो मैं एक साई के साथ क्यों रहूं? वो तुम्हारे लिए नहीं बदले,
ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? अभी अभी आपने कहा कि उनकी रूह बदल चुकी है, तो ये जरूरी तो नहीं कि वो मेरे लिए भी वैसे हो जैसे पहले थे। नहीं देवयानी, औलाद के लिए माँ बाप कभी नहीं बदलते। उन्हें तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें उन्हीं के साथ रहना चाहिए। जब से मैं यहाँ आई हूँ वो एकदम अकेले हो गए हैं। तुम्हें उनका ख्याल रखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए वो सब उनके लिए करने के लिए जो मैं उनके लिए किया करती थी। क्यों करूं मैं? कौन लगते हैं वो मेरे? वो तुम्हारे पापा है देवयानी। किसने कहा? इसमें कहना क्या है, ये तो सच है। ऊपर वाले ने उन्हीं की बेटी बनाया है तुम्हें। ये कहो कि मेरी मजबूरी है तारा, जो मैं इस रिश्ते को बदल नहीं सकती, लेकिन इसे निभाना या ना निभाना तो मेरे हाथ में है ना। तो क्यों झेलूं बेकार में मैं इसे? अगर ऊपर वाले ने मुझे खून के रिश्ते चुनने का हक नहीं दिया, तो कम से कम इतनी छूट तो मुझे मिलनी चाहिए कि मैं जज्बात और दिल के रिश्ते बना सकूं, उनके साथ जी सकूं। क्या बुरा किया है उन्होंने तुम्हारे साथ? उन्होंने तुम्हें ठुकराया है क्योंकि वो मेरे जज्बात और मेरे फैसले को समझ नहीं पाए। इसमें उनकी कोई गलती नहीं। यही तो उनकी सबसे बड़ी गलती है कि उन्होंने समझने की कोशिश नहीं की तारा। मैं बच्ची नहीं हूं, दुनिया और रिश्तों को काफी हद तक समझ चुकी हूं। मैं खुली आंखों से जीती हूं, सब कुछ देख और समझ सकती हूं। क्या देखा और क्या समझा है तुमने? मैंने आपके प्यार, अपनेपन और कुर्बानियों को देखा है। गलत फहमियों का शिकार होते हुए गलत फैसले करते अपने पापा को देखा है। बरसों से आप मुझे प्यार करती रही और मैं अंधी बनकर आपसे नफरत करती रही। अब जब मैं आपको समझ पाई हूं तो पापा की झूठी जिद और प्यार के झूठे दम को भी समझ सकती हूँ। क्या सिला दिया उन्होंने आपको इन सब का? ये तड़प, ये दुत्कार, ये मनमुटाव। मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती तारा। देवयानी, तुम मुझे अपना मानती हो ना? पूरी तरह से। तो मेरी खातिर अपने घर लौट जाओ। आप यही चाहती हैं कि मैं भी आपके साथ तड़पूं? नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे खुशी दो, अगर दे सकती हो तो। तुम वहां रहोगी तो मेरे दिल का कुछ तो बोझ कम होगा। वाकई? हाँ। तो साफ कहिए ना कि दीपक सेठ के हर रूप से आपको प्यार है। उसकी बिखरी तस्वीर के हर टुकड़े को आप सीने से लगाए रखती हैं। सचमुच देवयानी, मैं उनकी छाया तक को चोट नहीं पहुंचा सकती। तुम लौट जाओ प्लीज, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। ठीक है, आप कहती तो मैं चली जाती हूँ, और हर वक्त मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं पहले वाले दीपक सेठ को जिंदा कर सकूं। देवयानी, हेलो, हमें दीपक से मिलना है। दीपक साहब तो सो रहे हैं। उनसे कहिए कि आरजू और शीना उनसे मिलने आए हैं, और जहाँ तक मेरा ख्याल है वो इतनी जल्दी सोते नहीं हैं। देखिए, मैं अभी अभी आया, वो भी दीपक साहब ने फोन किया इसलिए, घर का ध्यान रखने के लिए। कल सुबह से वो लगातार शराब पी रहे हैं। कल रात को तो वो सोए भी नहीं, अभी बिल्कुल होश में नहीं। अच्छा, हमें अंदर आके उनसे मिल तो लेने दीजिए। कोशिश कीजिए, लेकिन रिस्क आपका है। जिस हालत में वो हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन देवयानी कहाँ है? पता नहीं, जब से मैं आया हूँ वो यहाँ नहीं है। अब क्या करें हम लोग? इस हालत में दीपक से मिलने का कोई फायदा नहीं है। तारा के पास चलते हैं, उसे हमारी जरूरत भी है। ठीक है, अच्छा हम दोनों जा रहे हैं। दीपक जब भी नॉर्मल हो उनसे कहिएगा कि आरजू और शीना उनसे मिलने आई थी, और वो तारा के घर पे हैं, वहीं कांटेक्ट करें। ओके, ठीक है, बाय। ओके। तारा का घर। आ गई तुम लोग? मैंने तो पहले ही कहा था मत जाओ, कोई फायदा नहीं होगा। अरे, तुझे कैसे पता चला कि हम दीपक से नहीं मिल पाए? वो मुझे पता नहीं, लेकिन इतना मैं जानती हूँ कि वो इस वक्त किसी से मिलने लायक नहीं होंगे। वाकई, तो कितना समझती है दीपक को। जब हम घर पे गए तो पटेल मिले, उन्होंने बताया कि दीपक बहुत ज्यादा पिए हुए हैं। जानती हूँ। लेकिन तारा, तुझ पे क्या गुजर रही है? तुझे चोट नहीं पहुंची इस बात से? बिल्कुल नहीं। झूठ क्यों बोल रही है तू? इस बात का दीपक पे इतना असर हुआ तो क्या तुझ पे नहीं होगा?
तेरी सारी जिंदगी उसके आसपास घूमती है तो क्या तुझे कुछ असर नहीं होगा? आरज़ू, अगर इंसान जिंदगी को समझ ले तो फिर कोई तकलीफ ही नहीं पहुंचेगी दिल को। अगर ये समझ में आ जाए कि हालात अपनी ही गलतियों से पैदा हुए हैं तो उतना बुरा नहीं लगता। तारा, तारा अब क्या करेगी तू? बस जीती रहूंगी जिंदगी। वक्त को ना तो मैं रोक सकती हूँ और ना ही उसको बदल सकती हूँ। बस अपने आप को थाम कर जरा अपनी जिंदगी को संभाल लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब तक तुम दोनों भी अपनी जिंदगियां जियो। बहुत सी चीजों को इंतजार होगा तुम्हारा, किसी चीज को टालो मत। मैं तो ठीक हो ही जाऊंगी। लेकिन तारा, तेरे साथ, तेरे पास रहना चाहते हैं हम। मुझे जब भी तुम दोनों की जरूरत होगी मैं तुम्हें बुला लूंगी। वैसे भी तुम दोनों के सिवा मेरा है भी कौन। लेकिन मेरी वजह से तुम दोनों अपने घर को नजरअंदाज मत करो प्लीज। तारा, आरज़ू, जिंदगी का कुछ नहीं कहा जा सकता। पता नहीं कौन घर पे तुम्हारा इंतजार कर रहा हो। अरे चाचा, आशीष, तुम लोग यहाँ मुझे ऐसे क्या देख रहे हो? क्या हो गया? क्या हो गया? सब ठीक तो है ना? हाँ, और चाची और पापा जी को तो कुछ नहीं हुआ? बोलो, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। आशीष, क्या हो गया? बता मुझे क्या हो गया? खून की एक एक बूंद का बदला चुकाना होगा। तबाह करके रख दूंगी मैं तुझे। मेरे बेटे नहीं। मैं जा रही हूँ, अभी आती हूँ मैं। आरज़ू, आरज़ू बेटा। चाचा, चाचा दीदी कहाँ गई? इंस्पेक्टर साहब। आरज़ू, क्या हुआ? क्या मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या हुआ? पहले आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए। आरज़ू, तुम कुछ परेशान सी लगी हो। बैठो बैठो। मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आई हूँ, मैं आपसे कुछ पूछने के लिए आई हूँ। अरे पूछो ना। क्या? राणा के बारे में। राणा? आप कब से जानते थे कि राणा फरार है और यहीं कहीं आसपास है? अरे क्या बकवास कर रही हो? राणा तो कब का मर चुका। नहीं, राणा जिंदा है, यहीं आसपास है और आप लोग अच्छी तरह से जानते थे। नहीं आरज़ू, नहीं। राणा मेरे ही जेल में था। उसने वहां से भागने की कोशिश की और मारा गया। मेरे अपने ही आदमियों ने उसको मारा। इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे और बेवकूफ नहीं बना सकते हैं, समझे? आरज़ू, इंस्पेक्टर साहब की बातों को मानो। उन्होंने अपनी आंखों से उसकी डेड बॉडी को देखा है। डेड बॉडी नहीं, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी देखी। मकरंद, बहुत हो चुका है, बहुत हो चुका है। मेरे पास सबूत है कि राणा जिंदा है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? मेरे माँ बाप और मेरी छोटी बहन की मुर्दा लाशें, मेरे चाचा और मेरे छोटे भाई की मुर्दा शक्लें, जो बताती हैं कि राणा ने उस घर में क्या कांड किया होगा। क्या? आरज़ू, शांति रखो, अपने आप को संभालो। मैं जानता हूँ तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। यही तो आपकी प्रॉब्लम है इंस्पेक्टर साहब, कि आपको सब कुछ पता होता है लेकिन आप मुझे नहीं बताते हैं। आप कदम तब उठाते हैं जब नुकसान हो चुका होता है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह से नाकामयाब रही है क्योंकि आप लोग केवल झूठे आदर्शों और असूलों की बातें करते हैं। बातें, सिर्फ बातें। क्योंकि जो लोग सचमुच काम करते हैं ना, वो पहले से तैयार रहते हैं ताकि कोई नुकसान ना होने पाए। छोड़ो मकरंद, छोड़ो। तुम लोग यहाँ आराम से बैठे रहे और वो वहाँ मेरे गांव में, मेरे घर में घुस गया। लेकिन जो मरा था वो कौन था? राणा ने हमारे साथ ये चाल चली है तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अब आप क्या करेंगे इंस्पेक्टर साहब? अब आप क्या करेंगे? मेरा तो पूरा खानदान तबाह हो गया है। मेरे माँ बाप मारे गए, मेरी छोटी बहन मारी गई। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? नहीं संभालूंगी अपने आप को, मैं बिल्कुल नहीं संभालूंगी अपने आप को। और जितना मैं बेकाबू रहूंगी राणा के लिए उतनी ही खतरनाक बनती जाऊंगी। नहीं। मैं अभी कुछ कह नहीं सकता इस वक्त, लेकिन एक बात बता दूं कि जब तबाही होती है ना तो उसके साथ जुड़ी दूसरी चीजें अलग नहीं रहती। राणा अभी तक मरा नहीं, लेकिन उसने अपनी मौत को बुलावा दिया है। हम सब लोग उसे छोड़ेंगे नहीं, भले वो कहीं भी हो। इंडियन एयरलाइंस की राणा से 167 त्रिवेंद्रम जाने की भी तैयार है। यात्री कृपया विमान की द्वार से प्रस्थान करें। वेलकम सर, वेलकम मिस्टर बिंद्रा।